हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई एकदम बेहतरीन चल रही होगी और आप जो जो टॉपिक हमसे अभी पढ़ चुके हैं या किसी और टीचर से भी पढ़ चुके हैं और हम दोनों की क्लासेस आपने मैच की होंगी तो आपको पता चला होगा कि बहुत सारी चीजें अभी तक छूटी हुई थी और जो कि हमारे के द्वारा कंप्लीट कराई गई। ठीक है, तो आज हमारी ये लास्ट क्लास है वैदिक सभ्यता को लेके। इसके बाद हम ये सोच सकते हैं कि हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानते हैं या नहीं जानते। क्यों? क्योंकि हम वो सारी चीजें यहां पे कंप्लीट कराएंगे जो प्रीलिम्स और आपके किसी स्टेट सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको ऑफलाइन हमारा जो बैच चल रहा है हमारे मुखर्जी नगर में वो आपको ज्वाइन करना चाहिए, आपको आना चाहिए, जिसके लिए अभी जल्द ही सेमिनार उसकी आयोजित की जा रही है। ठीक है, चलिए वैदिक काल की क्लास पे चलते हैं। तो वैदिक काल में अभी तक हमने सारी की सारी चीजें पढ़ चुके थे कि हम अगर वैदिक जो आपका सिविलाइजेशन थी उसमें हम देख रहे थे कि कौन कौन से वेद हुआ करते हैं। वेद के बारे में पढ़ लिया था कि 4 वेद हुआ करते थे, इन चारों के बारे में पढ़ा। फिर हमने इसका जो कालखंड है उसके बारे में पढ़ा था पहले ही कि इसको 2 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। फिर हमने इसमें इसके जो पोर्शंस थे उनके बारे में बात की गई थी, उनके बारे में जाना था कि कौन कौन सी चीजें इसमें रखी गई हैं, वो रखा था। अब बात आती है कि यहां का जो एटमॉस्फेयर था, यहां का जो वातावरण था वो किस तरीके का था। तो कोई भी चीज एकदम नहीं हो जाती, कोई भी चीज तत्काल नहीं हो जाती, उसको होने के लिए एक टाइम पीरियड लगता है, चरणबद्ध तरीके से वो होती है। ठीक है, अगर किसी की परिस्थितियां अच्छी हैं तो वो अगर खराब हो रही है तो वो एकदम खराब नहीं होंगी, उसका एक चरण होगा, वो धीरे धीरे के करके खराब होगी। जैसे महिलाओं की स्थिति पहले बढ़िया दिखाई दे रही है फिर बाद में खराब होगी, तो वो एकदम नहीं हुई है, उसका चरण हुआ है। अगर पहले व्यक्ति कृषि के ऊपर है बाद में फिर जमीन के लिए लड़ने लगेगा तो एकदम नहीं लड़ने लगेगा, उसकी कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी रही होगी, इस कोई कारण रहा होगा जिसकी वजह से वो युद्ध कर रहा है। इसी वजह से इस फेज में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें सीखनी है। ठीक है, चलिए तो यहां पर हम एक चीज जान चुके थे कि हमारा जो ऋग्वैदिक काल है और उसके बाद जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल जो है उसमें सिर्फ एक वेद की रचना दिखाई देती है जो कि हम पढ़ चुके हैं, अथर्ववेद। और ऊपर का जो ऋग्वैदिक काल है उसमें तीनों वेद की रचना दिखाई देती है, आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन चारों के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लास में बता दिया है कि इसके बारे में क्या क्या चीज उसमें रखी गई है। जैसे यजुर्वेद के जो है उसका मतलब ही होता है यज्ञ, सामवेद का है तो संगीत, अथर्ववेद का है तो मेडिसिन। ये सारी की सारी चीजें मैंने बता दी। अब आपको क्या काम है कि आप उस चीज को रिवाइज करें, उस चीज का अभ्यास करें, उस चीज का पुनरावलोकन करें कि हमने जो पढ़ा उससे क्वेश्चन लग रहे हैं या नहीं लग रहे। ठीक है, अब यहां पे जो काल पीरियड था वो भी हम देख चुके थे कि किसके हिसाब से क्या क्या माना गया था। फिर हम अगर दूसरी चीजें पे देखें तो ये भी हमारा हो चुका था कि किसने क्या मानी थी। फिर हमने आर्यों का आगमन देखा था, किस एरिया में वो आके रह रहे हैं। फिर युद्ध देखे थे हमने और युद्धों में ये हमने देखा था कि वो किस तरीके के युद्ध लड़ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखे थे कि जो वैदिक साहित्य है उसमें क्या क्या चीजें किसके द्वारा लिखा गया है। जैसे वेद व्यास जी के द्वारा हमने बताया कि वो चीज लिखी गई है। फिर आपने ये देखा होगा कि जो जातीय और अंतर जातीय युद्ध हैं वो किस तरीके से किए गए हैं, वो भी बताया हमने, उसके बारे में पूरी जानकारी ली। फिर हमने देखा कि आपके जो ऋग्वेद है उसके बारे में क्या दिया गया है, उसको कंप्लीट किया। फिर हमने यजुर्वेद के बारे में कंप्लीट किया। फिर हमने अथर्ववेद के बारे में कंप्लीट किया। फिर ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ा। फिर हमने अरण्यक के बारे में पढ़ा। अरण्यक के बारे में, अरण्यक का मतलब ही यह होता है कि जो जंगलों में, क्योंकि अरण्यक मीन्स होता है जंगल, जो जंगलों में लिखे गए हैं उसको क्या कहते हैं, अरण्यक बोलते हैं। क्लियर, तो यह चीज हमने इसमें कंप्लीट करी। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो इस स्लाइड को एक बार देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप बनाएं और उसको देखें कि जो ऋग्वेद है उसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं। एक मिलता है आपका
ऐत्रेय और दूसरा मिलता है कौशिकी। ठीक है, कौन सा मिलता है? ऐत्रेय मिलता है और एक कौशिकी मिलता है। अब ये आपको हमेशा याद रखना है आंखें बंद करके, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा मिलता है ऋग्वेद में? ऐत्रेय मिलता है, ऐत्रेय मिलता है, कौशिकी मिलता है। ठीक है, ये याद रखना है। इसी तरीके से सामवेद में आपको पंचविश, तांडव, पटविश और जैमिनीय ये चार मिलते हैं। ठीक है, पंचविश और षटविश ये आपको दो एक तरीके के दिखाई दे रहे हैं, तो ये याद कीजिए। फिर तांडव और जैमिनीय ये एक तरीके से आएंगे, तो इनको आप याद कर लीजिए। फिर आपका आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में दो आपको दिखाई देंगे, यहां दो हैं, यहां चार हैं, यहां भी दो हैं। अब यजुर्वेद में देखिए तैतरीय और शतपथ। अब तैतरीय और शतपथ के बारे में मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं, क्योंकि वहां यजुर्वेद के जब पढ़ रहे थे तो उसके बारे में बताया गया था। अब अथर्ववेद में मात्र और मात्र एक है जिसका नाम है गौपथ ब्राह्मण। तो गौपथ आपको याद हो जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होगा इन सभी के साथ। क्लियर? फिर इसमें कुछ उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, अब जब आपको यह याद होगा कि ब्राह्मण कौन से मिलते हैं, तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं उन्हीं का अगर शॉर्ट फॉर्म देखी जाए तो उपनिषद होती है। अब ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसके उपनिषद का भी नाम क्या है? ऐत्रेय उपनिषद और कौशिकी सॉरी कौशिकी उपनिषद। क्लियर? फिर उसके बाद आप सामवेद में देख रहे होंगे तो छांदोग्य जो होता है वो आपका उपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। उसके बाद यजुर्वेद में आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें से आप जो याद कीजिए, एक मैत्रेयणी उपनिषद याद कीजिए, एक कंठोपनिषद याद कीजिए। दो उपनिषद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तैतरीय आपको याद हो ही जाएगा क्योंकि यहां पे दिखाई देता है। बहुत चीजें आपको छोड़नी भी है, सारी चीजें लेके अगर आप युद्ध करेंगे तो मुश्किल है। इसीलिए कहावत है कि अगर सफर का मजा लेना है तो सामान कम लेके चलो, और जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम लेके चलो। अगर आपको पेपर निकालना है तो पूरी किताबें लेके नहीं पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना है। क्लियर? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है यहां पर, मुंडक उपनिषद। ये चीज आपको बहुत जरूरी है, यहां से आपको याद रखना है कि ये चीज यहां पर दी गई है। अब एक उपवेद चीज दिखाई देगी, उपवेद आपको दिखाई दे रहे होंगे कि शॉर्ट फॉर्म्स। अब ऋग्वेद में आयुर्वेद, ठीक, सामवेद में गंधर्व वेद, यजुर्वेद में धनुर्वेद, और आपका अथर्ववेद में शिल्प वेद, जहां से कंस्ट्रक्शन का काम सिखाया जा रहा है, यहां पे युद्ध का काम सिखाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है ऋग्वैदिक काल में युद्ध का देवता हो गया एक। क्यों? क्योंकि लोग युद्ध पे जोर दे रहे हैं, और वो युद्ध का देवता कौन है? वो है इंद्र। तो याद रखना है आप। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो अब यहां से हमारे सामने जो चीजें आती हैं, बहुत, ये सारा कंटेंट पूरा मेंस का है। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के हिसाब से अगर कुछ चीजें पढ़नी है तो आपको ये पढ़ना चाहिए कि हमें यहां से क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकालने, क्योंकि आपको पेज भरो अभियान नहीं करना है। आपको हेडलाइन डालनी है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति। तो आपको क्या करना है, अपने पेज पर एक ऐड करनी है क्लास, और उसमें लिखना है सामाजिक स्थिति। अब ये सामाजिक स्थिति किस चीज की है? ये सामाजिक स्थिति है आपकी वैदिक काल। ठीक है, अब वैदिक काल की जो सामाजिक स्थिति है उसके बारे में आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद रखना। अब फ्लो चार्ट क्यों बनवा रहा हूं, उसका एक रीजन है, क्योंकि आप जब इस फ्लो चार्ट को पढ़ रहे हो तो उसके बाद आपको कुछ
ऐसा नहीं है कि बहुत रॉकेट साइंस की तरीके से आपको याद करना, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में उसको तोड़ लेना है और उसको अपनी चीजें जोड़ते हुए चलना है। हम इसके नीचे इसके पॉइंट्स लिखते जाएंगे और चीजें याद करते जाएंगे कि हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। तो जैसे कि आपकी स्लाइड्स में दिया हुआ होता है कि ये एक न्यूनतम इकाई है, किस चीज की? सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई है। और वो न्यूनतम इकाई कौन सी है? परिवार। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि परिवार एक सामाजिक संगठन की न्यूनतम इकाई दिखाई देती है यहां से। फिर उसके बाद एक चीज दिखाई दे रही होगी कि जो संगोत्रा चीज है वो क्या है? संरचना का आधार है। ठीक है, संरचना का क्या आधार है? उसमें संगोत्रा दिखाई देता है। और आपको मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि ऋग्वैदिक काल में गोत्र और वर्ण का जिक्र मिल जाता है। इसी वजह से जो सामाजिक संरचना दिखाई दे रही होगी तो वहां पे व्यक्तियों का गोत्र भी बताया जा रहा हो। तो यहां पे आप सबसे पहला पॉइंट लिखें कि परिवार एक इकाई हुआ करता था। ठीक है, ये इकाई हुआ करता था। उसके नीचे लिखें गोत्र की वजह से उसकी पहचान हुआ करती थी। क्लियर? अब पहचान का जो मतलब है वो क्या है? वो है आपका गोत्र। ये 2 पॉइंट मिल गए आपको। अब छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको दिखाई देगा कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, मतलब संयुक्त रूप से। जैसे हम आज के समय में गांव में अपना घर देखते हैं कि ताऊ ताई, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब एक साथ दिखाई देते हैं। संयुक्त परिवार जिसे कहते हैं उसकी परिभाषा होती है कि जब आप एक अकेले परिवार के रूप में नहीं रह रहे हैं, जहां पे आपका संयुक्त परिवार रह रहा है, जहां पे हर आपका घर का सदस्य आपके साथ रहता है, तो उसको क्या संज्ञा दी जाती है? संयुक्त परिवार। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये चीज जब आपको पता होगी तो यहां पे आप लिख सकते हैं संयुक्त परिवार की फॉर्म दिखाई देती है। इसके बाद जब एक पॉइंट आएगा कि कौन प्रधान होगा इस घर का, या तो माता होगी या पिता होगा, तो यहां से पता चलता है कि घर का जो प्रधान होगा वो आपका पिता होगा। यहां पर आपका जो प्रधान माना जाएगा वो किसको? पिता को ही माना जाएगा। ये देखिए, ये दिखाई देता है, पितृसत्तात्मक दिखाई देती है ये व्यवस्था। यहां से क्लियर हो जाता है कि जो वहां की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति थी उसमें पिता मेन भूमिका में दिखाई देगा। और आज के टाइम में भी अधिकतर फैमिलियों में पिता को ही मेन माना जाता है, वही डिसीजन लेता है घर के। शादी हुआ, कुछ भी मेन काम, अगर टीवी भी आना है तो पापा फाइनल करेंगे कि कौन सी टीवी आ रही है। बस बच्चे बता सकते हैं कि ये फीचर्स ज्यादा बढ़िया। क्लियर? तो पितृसत्तात्मक आपको वहां सत्ता दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद देखेंगे कि वह परिवार के सदस्यों को कठोर दंड भी दे सकता था। अब दंड देने का अधिकार किसको है पूरे परिवार में? पिता को दिखाई देता है। तो यहां पर पिता की स्थिति ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देगी। बाद में आप देखेंगे कि ये मात्र सत्तात्मक की दिशा में जाएगा, वहां से चीजें बदलेंगी और फिर बाद में देखेंगे तो फिर घूम के पितृ सत्तात्मक हो जाएगा। तो ये चीज दिखाई देती है कि ऋग्वेद में एक स्थान है जहां पर जो ऋज्वाश्व का उल्लेख मिलता है उसमें पिता के अंधा बना दिया था और जो शून्य शेष, ये सारी बातें दिखाई देती हैं। हमको सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है कि जो हमारा ऋग्वैदिक काल का पूरा सिनेरियो है उसमें किस तरीके की व्यवस्था है। उसमें हमारी सिर्फ और सिर्फ वो परिवार वाली व्यवस्था दिखाई देती है जिसमें पिता सर्वोपरि दिखाई देता है। एक चीज आपको और बढ़िया सी समझ में आएगी कि यहां पर ऋग्वैदिक काल में परिवार के लिए कुल का नहीं बल्कि ग्रह का प्रयोग किया गया है। अब यहां पे कुल नहीं होता है, यहां ग्रह होता है। क्लियर? फिर अचल संपत्ति के रूप में भूमि एवं ग्रह अभी स्थान में नहीं थे। समाज काफी हद तक कबीलाई, स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है ये कबीलाई हैं, आर्य लोग हैं और आर्य एक जगह पे टिक के नहीं रह रहे हैं,
वो युद्ध करते हैं, जीतते हैं और वहां पे अपना घर बना लेते हैं। अगर किसी कबीले ने यहां, जब वो हिंदू कुश वाले एरिया से आगे बढ़ रहे होंगे, यहां पे उसने एरिया जीता, यहां अपने ग्रह बनाए, यहां ग्रह बनाने के बाद उसको दिखाई दिया कि इस एरिया को भी अब जीतना है, तो एक कबीला उठ के यहां से इस पर युद्ध करेगा, इसको जीतेगा और अपना ग्रह यहां पर शिफ्ट कर लेगा। तो इसीलिए यहां पर एक चीज दिखाई देती है कि कबीलाई समुदाय आज भी डेट मतलब दिखाई दे रहा है। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि आज यहीं पे महल बना दो, इससे आगे जाना ही नहीं है। अब कबीला है, यहां पे कबीले का एक प्रमुख होगा, और वो प्रमुख कौन होगा? एक पुरुष होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। समाज में महिलाओं को सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त था, स्त्रियों की शिक्षा की व्यवस्था थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि महिलाओं की जो स्थिति है वो बहुत मजबूत दिखाई देती है, बहुत अच्छी दिखाई देती है। उनकी पढ़ाई, उन्हें सम्मान, सब कुछ मिल रहा है। जैसे कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम है अपाला, लोपमुद्रा, ये बहुत ज्ञानी महिलाएं हुई हैं। गार्गी, बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल, नॉलेजेबल लेडीज हैं। ये दिखाई देती हैं सत्ता में, उनका पूरा का पूरा ये पता चलता है कि इनका हस्तक्षेप है, इनके ज्ञान की चीजें दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद जो और पॉइंट्स हैं कि ये एक पवित्र संस्कार और एक प्रथा भी दिखाई देती है जिसको हम विवाह कह रहे हैं। और इसके बारे में बात जब अथर्ववेद आ रहा होगा वहां पे दिखाई देगी किस तरीके से वो चीजें हैं। तो एक विवाह का कॉन्सेप्ट दिखाई देता है कि विवाह भी कुछ हुआ करता। क्लियर? यहां से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हम कुछ चीजें यहां पे पढ़ रहे हैं तो उसका क्या महत्व है, क्या उसमें इंपॉर्टेंट चीजें ऐसी थी जो हमें पढ़नी जरूरी थी। ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे ही आपका क्या होगा, इससे ही आपका जब आप मेंस दे रहे होंगे तब उसमें मजा आएगा आपको। लेकिन जब इसमें जो फैक्ट्स हैं, क्योंकि ये फैक्ट्स उतारने का यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आपको ये एहसास हो जाए कि फैक्ट्स की कमी नहीं है, फैक्ट्स की कोई कमी नहीं है। ये किताबों की किताबें अगर उतार दी जाएं तो बच्चा वैसे ही बेहोश हो जाएगा। फैक्ट्स, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि बहु विवाह यद्यपि विद्यमान था परंतु एक पत्नी व्रत प्रथा का ही समाज में प्रचलन था। ये फैक्ट है और ये कोई भी टीचर उतार के बता सकता है, कोई भी बता सकता है, मैं ही नहीं कोई भी बता सकता है। लेकिन हमें वो पढ़ना है जो कि कोई टीचर इन फैक्ट्स के अलावा बता रहा है। अगर कोई टीचर कुछ ऐसा बता रहा है जो कि कोई और दूसरा नहीं बता रहा है तो हम इन फैक्ट्स की एक पीडीएफ आप तक पहुंचा देंगे जिससे कि आप इन फैक्ट्स को पढ़ लें। क्योंकि मेरे समझाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं आपको उस टॉपिक की एक बेस मजबूत करा सकूं, उस टॉपिक का एक फ्रंट लाइन बता सकूं कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। क्योंकि जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको छोटी फॉर्म में ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक डिलीवर कर दी जाए। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको मैं यहां बताऊं तो आप यकीन मानिए वैदिक काल की क्लास 10 क्लास बनेंगी और उन 10 क्लास में भी वो शायद कंप्लीट ना हो, क्योंकि अरण्यक की ही क्लास एक बनेगी, ब्राह्मण ग्रंथ की क्लास एक बनेगी। वो कभी भी 2 या 3 क्लास में समराइज हो ही नहीं सकता।
बशर्ते तब जब मैं सिर्फ और सिर्फ उसके की पॉइंट्स बता दूं, तो वो 2 से 3 क्लासेस में हो सकता है। वैदिक काल की 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अब उसके बाद सिर्फ हमें वो चीजें जाननी है जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं, कि सामाजिक व्यवस्था क्या थी, आर्थिक व्यवस्था कैसे चल रही थी, खत्म, कृषि व्यवस्था क्या थी, क्लियर हो जाना चाहिए आपका। जैसे हमने जान लिया कि पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी, महिलाओं की स्थिति बढ़िया थी, पढ़ाई करने देते थे, हो गया। परिवार संयुक्त रूप में दिखाई देता था, हो गया, क्लियर हो जानी चाहिए। फिर ये सब जो बातें हैं उसके अलावा फिर हमें वो पढ़ना चाहिए जिससे हमारे क्वेश्चंस उठेंगे, ठीक है। तो इन सब को हम पीडीएफ की फॉर्म में आप तक पहुंचा देंगे, हम आपको वो चीजें दे देंगे जिससे आप एक बार पढ़ लें। अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर देंगे। आगे की स्लाइड अगर देखते हैं तो ये आप देखिए, कुरु, जिसका जिक्र आपको वेदों में मिल जाएगा। बहुत पावरफुल एरिया बन के उभर रहा था ये कुरु। बाद में आप देखेंगे कि कुरु का जिक्र महाभारत में भी दिखाई देता है। पांचाल, पांचाल नरेश की पुत्री महाभारत में दिखाई देती हैं। कौशल, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सब चीज। तो ये विधेय महाभारत के वो सारे एरियाज के नाम है जो आपने कहीं ना कहीं सुने हैं, कभी ना कभी उनको अपने जहन में लेके आए हैं कि ये भी कोई एरिया हुआ करता था, ठीक है। ये भी कौन सा एरिया हुआ करता था, ये विधेय, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एरिया हैं और इनका जिक्र महाभारत में भी दिखाई देता है। क्लियर? तो चलिए आगे इन पूरी पेज भरो अभियान वाले इन पे ना जाके, क्योंकि ये देखिए भरा पड़ा है और इसमें से अगर मैं कोई एक चीज बता दूं और एक चीज ना बताऊं तो वो चीजें छूटेंगी। इन सब के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अनु, दर्यु, यदु, तुर्बोस, पुरु, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। दशराज युग जो युद्ध हुआ है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। भरत जन, जातीय युद्धों का उदाहरण मिलता है ऋग्वेद में, वो पढ़ चुके हैं। तो हम इन पूरी कहानियों को पढ़ चुके हैं। पंजाब में रहा करते थे, पंजाब में बिपाशा नदी और सुतुद्री ये दिखाई देती हैं, पढ़ चुके हैं। सारा हमने छोटी छोटी फॉर्म्स में पढ़ लिया। अब ये दशरथ जो दशराज युद्ध है उसके बारे में जिक्र है। अब यहां पे इसी पिक्चर की फॉर्म में अगर हम समझ लें कि यहां एक साधु दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि साधुओं को जो दिखाने का एक चित्रण है हमारे भारतीय इतिहास में वो यही है कि सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, यही आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं अभी काली काली दाढ़ी लेके घूमूं मुझे साधु नहीं समझेंगे, क्योंकि साधु होने का जो साइन है वो सफेद दाढ़ी है। फीलिंग आती है कि यही है, जो है वो यही है। अब किसी भी तरीके का, जैसे एक, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, एक हरियाणा में एक बाबा थे, अभी वो जेल में है फिलहाल, लेकिन ही इज रॉक्स। जो गाने बनाते थे वो चमकदार मोटरसाइकिलों पे घूमते थे, फीलिंग ही नहीं आई। लोगों ने समझ गए कि ये कुछ रंगीला आदमी है, केस किए, पता चल गया कि हां रंगीला है। आप देखेंगे कि भारतीय इतिहास में जो बाबाओं की एक ट्रेंड चला आ रहा है वो ऐसे नहीं हुआ। आप महाभारत में देखिए, एक बाबा हुए हैं जिनको कहा गया है भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, सफेद एकदम व्हाइट। यहां तक कि भीष्म पितामह के बारे में ऐसे कहा गया है कि वो सफेद कपड़े भी पहनते थे, एकदम व्हाइट, उनके पूरा आभूषण सफेद दिखाई देता है। तो बड़े सम्मान वाले लोग हैं ये। इनका सम्मान इसीलिए है क्योंकि इनके कर्म सफेद हैं।
बाल सफेद होना सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक का एक बात हो सकती है, लेकिन महात्मा वही है, महान आत्मा, महात्मा वही है जो सफेद हो, उसकी आत्मा एकदम वाइट हो, प्योर आत्मा हो। तो ये दिखाई दे रहे हैं, इनकी आंखों में देखिए चमक। अब ये हिप हॉप वाले वो थोड़े हैं बाबा कि डीजे बज रहा है डीजे चला दो, ये वो नहीं है। ये सम्मान के लिए युद्ध करेंगे, और ये युद्ध कौन कर रहा होगा? विश्वामित्र वर्सेस वशिष्ठ। ठीक है, विश्वामित्र वर्सेस वशिष्ठ का युद्ध हो रहा होगा। एक तरफ विश्वामित्र की बात होगी, एक तरफ वशिष्ठ जी की बात होगी, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? 10 राज युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध। और जीतेगा कौन? जीतेंगे वशिष्ठ जी। अगर यहां पे वीवी हो गया, अब दोनों ही विक्ट्री हो गए, बच्चे सोचेंगे कौन सा विश्वामित्र है कौन सा वशिष्ठ है। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ, इनका युद्ध हो रहा है, वर्सेस फाइट चल रही है। इधर राजा है और इधर एक। अब ये जीत जाएंगे। क्लियर? कौन जीत जाएगा? आपके वशिष्ठ जी जीत जाएंगे। अब ऋग्वेद के कौन से मंडल में ऐसी चीज दिखाई देती है जिसमें इसका जिक्र मिलता है? क्वेश्चन ये उठते हैं, ये नहीं उठते हैं कि वहां पर माता पिता में से कौन ज्यादा पावरफुल था, अब वो जमाने गए। सिर्फ क्वेश्चन यहां से उठेंगे कि कौन से मंडल में इसका जिक्र मिलता है। तो इसका जो जिक्र मिलता है वो 7वें मंडल में मिलता है, ये याद रखना है आपको। और इसमें 2 कॉन्सेप्ट काम कर रही हैं, आर्य और अनार्य। तो इसमें आर्य और अनार्य दोनों ही लड़ाई कर रहे होंगे, आर्य प्लस अनार्य, ये दोनों लड़ाई कर रहे होंगे। फिर एक क्वेश्चन उठेगा कि ये देखिए, ये एक नदी दिखाई दे रही है, तो ये एक नदी है जिसके किनारे पे ये लड़ा गया। अब वो नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन उठता है। तो वो नदी है पुरुषणी, जिसका नाम आज की डेट में रावी है। तो कौन सी नदी है? पुरुषणी। और आज की डेट में वही नदी कहलाती है रावी। इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं, यहां से पढ़ना जरूरी है क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। अब 2 कबीले दिखाई दे रहे होंगे आपको, सारी की सारी खेल यहीं पे है। एक आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक ये दिखाई दे रहा होगा, और बीच में लिख देते हैं वर्सेस, फाइट कराते हैं आप दोनों की, और दोनों को नाम देते हैं। तो एक तरफ राजा सुदास है, कौन है? राजा सुदास। और दूसरी तरफ दिखाई दे रहे होंगे 10 राजा। क्लियर? एक तरफ कौन? सुदास, अकेला बंदा खड़ा है, और दूसरी तरफ कौन? 10 राजा। अब ये कौन से कम्युनिटी को दिखाते हैं? भरत। ठीक। अब चीजें क्या होती हैं कि आप सोच रहे होंगे ये हार जाएगा, यहां गलत हो जाएंगे आप। यहां पे वो कहावत याद आएगी आपको, 100 सुनार की एक लोहार की। तो ये जो बंदा है वो क्या करेगा? वो चीज पलट देगा। और कौन जीत जाएंगे? मिस्टर सुदास। सुदास विंस। कहानी ये नहीं कि आपके साथ कितने लोग हैं, कहानी ये है कि आप अकेले हो के भी कितने लोगों को हरा दे रहे हैं। तो सुदास अकेला होकर भी सब पे भारी पड़ जाएगा। अब क्लास में कुछ बच्चे हंस रहे हैं कि सर कैसी बात कर रहे हैं भाई। सर वो बात कर रहे हैं जो हकीकत है, और हकीकत यही है कि आप अकेले हैं, इसमें कोई गम नहीं है। पर चला आपके साथ यो यो हनी सिंह बन के घूम रहे हैं 4 लोग। यूपीएससी का एग्जाम आया,
वो जो 4 थे वो यो यो हनी सिंह में नींद में है, क्योंकि उन्होंने यो यो हनी सिंह किया रात को उन्होंने क्या किया, यो यो हनी सिंह, और वही घूम रहे हैं। लेकिन कहानी किसकी है, इस बच्चे की है, सुदास की। सुदास भी अगर यो यो हनी सिंह हो जाता, जो जैसे ये हुए हैं 10 राजा, उनको खुद का पता नहीं है किस तरीके से युद्ध करना, और ये 10 राजा किसकी तरफ से लड़ रहे हैं, विश्वामित्र जी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो विश्वामित्र जी यहां पे इस वजह से परेशान है कि मैंने तो राजा 10 उतारे थे, फिर भी एक वशिष्ठ जी का एक लड़का है ये सुदास, उससे हार गए। तो हमें बहुत चीजें प्यार से, बहुत मनोरंजन के रूप में याद करनी है। अब आप शायद ही कभी इस युद्ध को भूलेंगे जिसको क्या बोलते हैं, 10 राग युद्ध। मुश्किल अगर आप भूल जाएं तो इसमें फिर मेरा गुनाह नहीं माना जाएगा, ये गुनाह आपका होगा, और इस तरीके का गुनाह होगा कि उसके लिए जनता माफ नहीं करेगी, उसके लिए सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। अगर आप किसी की फीलिंग्स का इस कदर मजाक उड़ाएंगे कि भाई साहब फिर तो जनता माफ नहीं करती। तो यहां से सीधे सीधे समझ में आया कि सुदास जीत गए, और ये किसके शिष्य दिखाई देते हैं, ये वशिष्ठ जी के शिष्य दिखाई देते हैं। क्लियर। तो वशिष्ठ जी यहां पर मैच जीते, युद्ध जीते, और फिर भरत जो जन था उसके बारे में आगे कहानी स्टार्ट हो गई। क्लियर। 2 क्वेश्चन यहां से आए होंगे आपके सामने। कौन सी नदी के किनारे पे युद्ध हुआ है, जवाब दें। तेज, रावी, ठीक है। और किनके बीच में युद्ध हुआ है, 2 ऋषि हैं, विश्वामित्र वर्सेस वशिष्ठ। तो यहां आपको बहुत इजी चीज है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे और भी उठता है कि ये कौन से ऋग्वेद के मंडल में दिखाई देता है, तो ये 7वें मंडल में दिखाई देता है। क्लियर। यहां से फिर आगे चलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पूरा का पूरा वही चीज सभा समिति बता चुके हैं। राजा को जन गोपा कहते थे, ये भी बता चुके हैं। गोपा एक शब्द लिख लीजिए, गोपा टर्मोलॉजी अभी मैं लिखवाऊंगा, वैसे इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजी पूरी लिखवा दूंगा मैं। गोपा कहते हैं कबीले का रक्षक। क्लियर। अगर जैसे यूपीएससी टर्मोलॉजी पूछ लेता है, तो एक टर्मोलॉजी आई यहां पर गोपा। तो गोपा इज अ रक्षक ऑफ कबीला, कबीले के रक्षक को क्या कहा जाता है, गोपा। ठीक है। फिर गोधन एक शब्द आया। अब ये गोधन क्या है, गोधन है गौ की रक्षा करना। जो गौ है उसको धन माना गया है, और बाद में चल के यही चीजें बहुत बिगड़ गई, जिसको हम तद्भव भी बोलते हैं। हिंदी जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे क्लियर होगा, तत्सम और एक तद्भव चीज होती है। तत्सम होता है उसका प्योर फॉर्म, और तद्भव होता है उसका बिगड़ा हुआ रूप। तो गोधन एक प्योर फॉर्म है, उसमें दिखाई देगा कि जो गौ की रक्षा करेगा उसको हम ये कहेंगे। और अगर कोई युद्ध करता है तो गाय के लिए युद्ध होगा। यहां पे जमीन के लिए युद्ध नहीं दिखाई दे रहा होगा अभी आप, यहां गाय के लिए युद्ध हो रहा होगा। गाय जिसके पास ज्यादा है वो राजा है। तो इसीलिए आज के वक्त में भी गौ रक्षा बहुत मेन मानी जा रही है, क्योंकि गाय हमारी माता है। क्लियर। इसी के लिए युद्ध करने सारे के सारे। आगे चलें, अगर और चीजें देखी जाए तो इसमें और टर्मोलॉजी मिलेगी, जिसको मैं आपको एक साथ अभी लिखवाने वाला हूं। एक टर्मोलॉजी और आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, कुलुप। एक कुलुप टर्मोलॉजी आती है। जो कुलुप है वो कौन है, वो है आपके परिवार का जो हेड है, जो मुखिया है। अब ये कौन होगा, ये पिता होगा। तो पिता ही कौन है, कुलुप। A is equals to B and B is equals to C, then C is equals to A. पिता परिवार का मुखिया है, और मुखिया कुलुप है, तो कुलुप पिता है। याद रखना है आपको। क्लियर। तो कुलुप एक टर्मोलॉजी आई यहां से, वो याद रखनी है आपको। फिर एक टर्मोलॉजी और आ रही है, बाजपति। अब बाजपति क्या है कि जो व्यक्ति गोचर भूमि के अधिकारी होते थे, किसके, गोचर भूमि के अधिकारी, और कर वसूलने वाले किसी अधिकारी का नाम यहां पे नहीं मिलता। गोचर भूमि का अधिकारी है उसका दिखाई देता है। अब गोचर कौन है,
जो गाय चरने वाली जमीन है वहां का जो अधिकारी है उसको वार्जपति कहा जा रहा है। क्लियर? तो तीन शब्द हमें यहां से मिल गए। एक शब्द आया कुलुप, एक शब्द आया वार्जपति, एक शब्द आया गोधन, ठीक है, और एक शब्द आपको यह दिखाई दे रहा होगा गोपा। गोपा। क्लियर? इन सबको आपको बताना है कि कौन कौन है। तो कुलुप कौन है? परिवार का हेड। ठीक, परिवार का ये हेड है। फिर उसके बाद वाजपति कौन है? कि जो गोचर वाली भूमि है, भूमि का अधिकारी। क्लियर? भूमि का अधिकारी है। गोधन क्या है? गौ माता। फिर गोपा क्या है? गोपा है आपका मेन बॉडी, जो कबीले का सरदार है, कबीले का हेड। क्लियर? ये चार टर्मिनोलॉजी हमको यहां से मिली। इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अभी हम हाल ही में देखने वाले हैं। उससे पहले इन स्लाइड्स को बहुत जल्दी खत्म करते हैं। पहले जो भौतिक जीवन है उसके बारे में देख लें कि पशुपालक हैं। अब हेडलाइन डाल लेंगे आप कि भौतिक जीवन क्या है, तो भौतिक जीवन यही है कि ये पशुपालक है। अब पशुपालक क्यों है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गाय के लिए युद्ध हो रहे हैं। तो गाय जब दिखाई दे रही है तो यहां पशु ही तो है गाय। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य मान ले, पशु है, उसके लिए युद्ध हो रहे हैं, उसको पाला जा रहा है। ठीक है, स्थायी जीवन व्यतीत नहीं करते हैं। अभी मैंने बताया कि चालवासी जीवन है उनका, कबीलाई जिंदगी है। रहते हैं, जीतते हैं, आगे बढ़ते हैं, रहते हैं, जीते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन सब चीजों का जिक्र मिलेगा। गवेषण, गेशु, गव्य आदि शब्दों का प्रयोग युद्ध के लिए किया जाता है। गवेषण, गेशु, गव्य, इन सभी को अगर यहां लिख लें, गवेषण, ठीक है, और आपका गेशु और गव्य, गेशु और गव्य। अब ये तीनों शब्द ये किसके लिए यूज हो रहे हैं? युद्ध के लिए यूज शब्द। क्लियर? यहां से ये शब्द हमारे सामने आ गए। अब जनजीवन में युद्ध आ चुका था, ये सारी चीजें पता चल गई। लोग मिट्टी और घास फूस के बने हुए मकानों में रहते थे। अब ये क्यों रहते थे उस मकान में? क्योंकि यहां से कुछ ही समय के बाद जाना है। पता चला वो लोग पत्थरों के मकान बना लें और छोड़ के चले जाएं, दुख होगा नहीं होगा? जब चीजें छोड़ के जाते हैं या कोई आपको छोड़ के जाती है या जाता है तो दुख होता है। वैसे ही आप किसी को छोड़ के जाएंगे तो दुख होगा ना। वैसे घर है। लोहे के प्रयोग से अभी लोग अपरिचित हैं। इस कालखंड में लोहे का यूज अभी नहीं दिखाई देता। ये इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको याद रखना है कि यहां पर लोहे का यूज नहीं दिखाई देता। वैदिक काल में जब आप आएंगे वहां दिखाई देगा। वैदिक काल में इसका यूज नहीं दिखाई देता। क्लियर? अब एक शब्द है कृष्ण अयस, जो सबसे पहले यूज किया गया वो जैमिनी उपनिषद में किया। बहुत सारी चीजें आप ये सोचेंगे कि यहां पे किस तरीके के काम हो रहे हैं, क्योंकि लोहा है नहीं, सारा काम लकड़ी पे हो रहा है। तो एक बढ़ई वाली जो कम्युनिटी है उसका यहां पे योगदान है, वो दिखाई देगा। तो जो बढ़ई है, रत्कार हैं, बुनकर हैं, चर्मकार हैं, कारीगर हैं, क्योंकि शिल्प वर्ग यहां पर उभर के सामने आ रहा होगा। और ये ऐसे ही सामने नहीं आ रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट इसको पॉइंट इसीलिए लिया क्योंकि लोहे का पता ही नहीं है, लोहे का ज्ञान ही नहीं है।
और जब ज्ञान नहीं होगा तो सारा काम किस पे होगा? लकड़ी पे होगा। वही लकड़ी के रथ बनाए जा रहे होंगे, वही बढ़ई का काम हो रहा होगा, बुनकर होंगे। क्योंकि रुई का हमें पता चल जाता है किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। कपास वहीं से चलती आ रही है। चर्म, चर्म मतलब क्या होता है? चमड़ा। यहां से पता चलता है। क्यों? क्योंकि यहां पर पशु हैं और पशुओं से चमड़ा निकलता है, तो ये वहां पे मिलेगा। कारीगर, अब कारीगर किसी भी चीज के हो सकते हैं। बनाने वाले, चमड़े से वस्त्र बनाने वाले कारीगर हैं, बुनकर कारीगर हैं। भारत सरकार आज की डेट में कारीगरों के लिए बहुत सारे काम कर रही है। ठीक है। फिर इस मिली हुई वस्तुओं की जो तिथि निर्धारण की गई है 600 ईसा पूर्व से 1000 तक की गई है। और 1000 के बाद आपको सीधे सीधे समझ में आ जाता है कि ये जो टाइम पीरियड दिखाई देता है वो किसका दिखाई देता है? आपको जो ऋग्वैदिक काल है उसका दिखाई देता है। ये दिखाई देता है कि ये टाइम पीरियड ऋग्वैदिक काल का है और इसी कालखंड में दिखाई देती हैं चीजें। लेकिन जब 1000 से 600 का दिखाई देगा तो वो टाइम पीरियड किसका हो जाएगा? वैदिक काल हो जाएगा। और वैदिक काल में आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी कि यहां पर अब लोहे का विकास हो चुका होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी होंगी जिससे हमें समझ में आ रहा होगा कि अब समय बदल गया। वहां अब लकड़ी नहीं, वहां पर लोहे की चीजें बनने लगेंगी। वहां घास फूस के मकान नहीं, वहां पे अब मजबूत मकान बनने लगेंगे। वहां पे अब पशुपालन नहीं, जमीन के लिए युद्ध होने लगेगा। पशुओं के लिए नहीं रहेगा अब युद्ध, गौ के लिए युद्ध नहीं रहेगा। अब गोपा शब्द बदल जाएगा। जो कबीले का प्रमुख होता था वो शब्द गोपा, अब वो बदल चुका है। वो शब्द अब आगे बदल चुकी होंगी सारी चीजें। तो सबसे जो महत्वपूर्ण शब्द जो यहां पूरी कल्चर से दिखाई देते हैं, अगर उनको हम पढ़ लें तो उसके बाद इन सब थ्योरी वाली चीजों पे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सारी चीजें आपको किसी ना किसी फॉर्म में मिल ही जाएंगी। अब जैसे वर्ण व्यवस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि आज के समय इन्हीं चीजों की वजह से डिस्प्यूट्स होते हैं। तो जब डिस्प्यूट्स किसी चीज की वजह से हो रहे हैं तो उसकी उत्पत्ति जहां से हुई उसके बारे में हमें पढ़ना जरूरी है। और आपको ये 4 स्मार्टीज दिखाई दे रहे होंगे आपके पिक्चर में कि ये कौन कौन है। ये चोटी वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको ब्राह्मण है। फिर उसके बाद जो तलवार लेके खड़ा हुआ है वो क्षत्रिय है। उसके बाद जो हाथ में कुछ हिसाब सा जोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो वैश्य है। और जो इस फोटो में मेरी वजह से नहीं है, ये बिल्कुल ना सोचें कि ये मैंने इस फोटो को बना दिया है। ये सिर्फ दर्शाने के लिए दिखाया गया है कि जो लाचार अवस्था में दिखाई दे रहा है, हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहा है, उसको शुद्ध कहा जा रहा है। तो ये चारों का एक पहनावा इससे पता चल रहा है, चारों की कंडीशन उससे पता चल रही है। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताता हुआ आ रहा हूं, किसी सब्जेक्ट को, किसी पढ़ाई को पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप उसको फोटो की फॉर्म में पढ़ें। आपको पिक्चर इसलिए याद रहती है क्योंकि आपने पिक्चर को जिया है, देखा है। इसी वजह से आप, हमारी कोचिंग का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव यह भी है कि हर टॉपिक के साथ हम पिक्चर्स को डालते हैं। आपने देखा होगा कि हर चीज में हम फोटोज डालते हैं। देखिए यहां पर अगर महिलाओं को कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसकी भी फोटो है, हर चीज की फोटो। ये देखिए यहां पे टीचिंग हो रही है, ये दिखाई देता है। यज्ञ हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। यहां पे हमने देखा था युद्ध के बारे में, पूरी की पूरी पढ़ाई हमने इस पिक्चर की फॉर्म में कर ली। किसी शब्द की, किसी लिखी हुई चीजों की जरूरत ही नहीं है। आपको सारी की सारी चीजें साइंटिफिक तरीके से याद हो जानी चाहिए। और मैंने
फिर कह रहा हूं, अगर इस युद्ध को आप भूल गए आप, तो इसके पापी सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। क्योंकि इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर आप याद नहीं करते हैं, उसको नहीं समझते हैं, तो फिर मजा नहीं है। तो यहां पर जो 4 वर्ण दिखाई देते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वो एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि इस तरीके से दिखाई दे रहे होंगे, ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो स्थिति उनकी इस कदर यहां पे निर्धारित की गई है कि वो क्या काम कर रहे हैं, इस वजह से उनको वो नाम दिया गया। ये नहीं कि वो यहां पैदा हो गए हैं तो उनको नाम दे दिया, नहीं, उनको उनके कर्म के हिसाब से, उनके जो कार्य हैं उनके हिसाब से उनको ये नाम दिया जा रहा है। लेकिन वर्ण का वर्ण जो बता दिया गया है, वो किस में बता दिया गया है? वेद में बता दिया गया है, गोत्र बता दिया गया है, गोत्र। तो जो व्यक्ति पूजा पाठ हाथ में, देखिए ये वेद लेके घूम रहे हैं, सारी कहानी एकदम वेद में दिखाई दे रही है। तो जो वेद पढ़ा रहे हैं वो व्यक्ति क्या कहलाने लग जाएंगे? चाहे वो किसी भी कम्युनिटी पे क्षत्रिय का बच्चा भी पैदा हुआ है, अगर वो पढ़ाई में मजा ले रहा है, पढ़ाई सीख रहा है, तो वो ब्राह्मण कहलाने लग जाएगा। क्योंकि मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया जिसका नाम था विश्वामित्र। अब विश्वामित्र क्षत्रिय वंश के हैं। विश्वामित्र किस वंश के हैं? क्षत्रिय वंश के हैं। लेकिन बाद में जब वो युद्ध वगैरह करने के बाद ये समझ गए कि अब मुझे पढ़ना भी है, मतलब इन्हीं सब चीजों में नहीं है, उन्होंने पढ़ाई की और ब्रह्म ऋषि का टाइटल लिया। अगर मैं अपने बारे में इससे रिलेट करूं तो शायद ये पर्सनल होगा, लेकिन जो कौशिक हैं, क्योंकि मेरा नाम पूरा वैभव कौशिक है और हम विश्वामित्र जी के ही वंशज हैं, तो ये चीज दिखाई देगी कि जो क्षत्रिय कुल से दिखाई देता है वो बाद में चल के ब्राह्मण कुल में आ रहा है। तो ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जो जिस वर्ण में पैदा हो गया, कि मतलब शूद्र का अगर वर्ण पैदा हुआ है किसी बच्चे का, तो वो यहां नहीं आ सकता, इस काल में आ सकता है, बस पढ़ना है। इसका बच्चा यहां नहीं जा सकता, जा सकता है, अगर वो नहीं पढ़ाई करेगा तो जाएगा। लेकिन बाद में यही चीजें एक वंशज हो गई, और जिसका आज हमें ये चीज दिखाई देती है। मैं किसी वर्ण का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये चीज वंशज हुई कि मतलब जो काम कर रहा है फिर अब उसका बच्चा भी वही काम करेगा, उसको मजा आने लगा उस चीज में। अगर किसी के फादर आईएएस आईपीएस हैं या कोई किसी पद पे हैं, तो उसको वो चीज हमेशा से दिखाई दे रही है उस बच्चे को, जिसकी वजह से वो उसके लिए बहुत मोटिवेट हो रहा है कि अगर मेरे फादर को इस कार्य को करने से इज्जत मिलती है तो मुझे यही बनना है। अगर पुरोहित का बच्चा ये देख रहा है कि राजा महाराजा भी उनके सामने अपना सर झुका रहे हैं, तो वो पढ़ेगा, और पुरोहित भी ये काम करना स्टार्ट करेंगे, या राजा भी ये काम करना स्टार्ट करेंगे, या और अन्य भी लोग ये काम करना स्टार्ट करेंगे कि अगर हमारी पढ़ाई से हमें ये लोग पूछते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान अपने बच्चों को देना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दूसरे लेना नहीं चाहते, उसमें मेहनत लग रही है। तो एक साथ कोई भी चीज नहीं हो जाती, उसका एक कुछ ना कुछ कारण रहता है। अगर हर कोई पढ़ाई कर लेता तो फिर जमाना कुछ और होता। पढ़ाई करने में सबसे मेहनत लगती है, सबसे ज्यादा। अब लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने ये किया वो किया, ठीक है किया होगा, पास्ट में किया होगा, लेकिन पढ़ाई भी तो की भाई, चीजें की उन्होंने उस काल में। नहीं दिया वो अलग चीज है। आज के वक्त में जो पढ़ाई शब्द है ये हमारे थोड़े ट्रैक से अलग होगा, लेकिन जो पढ़ाई है वो सबसे ज्यादा मेहनत का काम है।
सबसे ज्यादा मेहनत, शारीरिक मेहनत करना ज्यादा आसान है इस पढ़ाई के काम से। आप 2 घंटे पढ़ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी थकान होती है, और 2 घंटे आप रनिंग करके देख लीजिए, उतनी थकान नहीं होगी। तो ये चीजें बहुत समझने वाली हैं, चीजों को समझना चाहिए कि हम जिस वर्ण व्यवस्था को आज बुरा भला कह रहे हैं वो ऐसी नहीं बन गई, उसका एक चरण था, वो उस तरीके से बनी, उसका एक कारण था। क्योंकि अगर इन फोटोज को मैं ऐसे लगवाना चाहता तो ऊपर नीचे भी लगवा सकता था, नहीं लगवाया। क्यों? क्योंकि वहां थे ही नहीं, वो एक पैरेलल स्थिति में दिखाई देते हैं, बराबर दिखाई देते हैं, समान दर्जा दिखाई देता, सबकी इज्जत है। लेकिन उनको अपने काम में मजा आने लगा। अगर शूद्र है तो उसको समाज की सफाई करने में मजा आने लगा, उसको ये मजा आता था कि मैं इस समाज को गंदा ना होने दूं। उसको हीन भावना नहीं थी उसके मन में, उसके मन में कोई हीन भावना नहीं थी कि मैं ये काम कर रहा हूं। उसके मन में एक अच्छाई थी कि मैं इस समाज को साफ रखने का सबसे बड़ा सिपाही हूं। इस व्यक्ति का ये कर्तव्य था कि ये पढ़ाए सबको, ये पढ़ा रहा है। इस व्यक्ति का कर्तव्य था कि ये सबकी रक्षा करे, तो रक्षा कर रहा है। और इस व्यक्ति का काम था कि ये सबका जो कार्य है उनका लेखा जोखा रखे, उनके बारे में बताए, तो वो ये बता रहा है। सबके कार्य डिवाइड हैं, वो ये ऐसा नहीं है कि इसको नीच भावना से देखा जा रहा है या इसको ऊंच भावना से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। ये जो चीजें बनाई गई हैं वो आज के परिप्रेक्ष्य में बनाई गई हैं कि ये ऊंच जाती है, ये नीच जाती है। तो ये हमें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए कि हम लोग ये सोचते हैं, हम लोग ये काम करते हैं। स्टार्टिंग में ये कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था कि वहां ऊंच नीच ये कुछ नहीं था। यहां सिर्फ और सिर्फ ये दिखाई देता है पैरेलल, सब बराबर। क्लियर? ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। और जो शूद्र हैं उनका सर्वप्रथम ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त आता है, उसमें पता चलता है। तो ये चीज बहुत क्लियर लिखी गई है यहां पर, और यह प्रतीत भी होता है कि शूद्रों की जो उत्पत्ति है ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में हुई है। ये पॉइंट यहां डालने का सबसे बड़ा रीजन यही है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कई बार पूछा गया है यूपीएससी में कि जो शूद्र शब्द है उसका जो उत्पत्ति हुई है वो कौन से मंडल में दिखाई देती है, कौन से सूक्त में दिखाई देती है। तो पुरुष सूक्त यहां पर ये है। ठीक है? तो कुछ किताबों में गलत गलत लाइनें लिख देने से या कुछ चीजें बता देने से ऐसा नहीं है, कर्मों के बिहाफ पर इनको रखा गया। अब कोई भी कम्युनिटी ऐसी हो जो किसी पुस्तक को जिसको हम पूज रहे हो उसको जला दे, तो आपको गुस्सा आएगा, और गुस्सा आना भी चाहिए। क्योंकि जिस पुस्तक की, जिस किताब की, जिस ग्रंथ की हम पूजा कर रहे हैं, अगर वो किसी को जला दें, आपको गुस्सा आना चाहिए, और आना लाजमी है। तो अपनी तरफ से अपनी कम्युनिटी को या किसी चीज को ये दिखाना कि वो नीची है या ऊंची है, ये गलत बात है। क्योंकि ये चीज हमें यहां नहीं दिखाई देती, और जो दिखा रहे हैं वो गलत दिखा रहे हैं, वो भेदभाव पैदा कर रहे हैं। इतिहास ये बिल्कुल नहीं कहता। क्लियर? आगे के पॉइंट पे चलते हैं। फिर देखिए, डॉक्टर आर.एस. शर्मा जी हैं, उनके विचार है कि शूद्र वर्ग में आर्य और अनार्य दोनों ही वर्गों के लोग सम्मिलित थे। यहां से क्लियर हो जाता है, आर्य लोग कहे ही वो जा रहे हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। यह हम स्टार्टिंग से पढ़ के आ रहे हैं कि आर्य वो लोग हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं, और अनार्य वो लोग कहे जा रहे हैं जो उन श्रेष्ठ लोगों से नीचे हैं। अब सीधे सीधे बोल दिया गया कि जो शूद्र हैं उसमें आर्य, ध्यान दीजिए कि आर्य और अनार्य दोनों ही आते हैं। अब यह कह देना कि सिर्फ और सिर्फ दास लोगों को शूद्र कह दिया गया तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आर्य लोग भी उस कम्युनिटी में है, काम कर रहे हैं।
मैंने वही बात कही कि जो मजा आ रहा है उनको इस समाज की सफाई करने में, आप उसको नीचा कैसे कह सकते हैं? यहां इनके स्टेटमेंट से भी तो क्लियर हो रहा है कि इस कम्युनिटी में आधे लोग भी थे, आधे लोग भी सफाई का काम कर रहे हैं, शुद्ध दिखाई दे रहे हैं। तो जो टीचर आपको ये बता रहा है कि ये हमारा पतन ही किया गया है या ये किया गया है वो किया गया, गलत बता रहा है। जहां ये मेरे द्वारा लिखी नहीं है लाइन, आप किताब में जा सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। इतिहास का टीचर होने का सबसे बड़ा कार्य यह है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है, जो आपके इतिहास में लिखा गया है उसको उसी तरीके से बताना जिस तरीके से लिखा गया है। मैं अपनी तरीके से कुछ नई लाइन ऐड कर दूं, मैं इतना बड़ा इतिहासकार नहीं हूं, लेकिन हां मैं इतना जानकार हूं कि मैं जो लाइन लिखी गई हैं लोगों के द्वारा, इतिहासकारों के द्वारा, मैं उनको पढ़ के उनका सही आप तक पहुंचा सकता हूं। क्लियर? तो ये चीज दिखाई देती है। श्रमिक वर्ग में सामान्य संज्ञा शुद्ध हो गई। देखिए, अब देखिए यहां लाइन एक चीज दिखाई दे रही है, जो श्रमिक वर्ग है, जो काम करने वाली है, उनकी सामान्य जनरल वे में उनको हम क्या कहने लगे? शूद्र कहने लगे। ये सारी बात मैं बता चुका हूं आपको, 10वें मंडल में है, पुरुष सूक्त में है, ये सारी चीजें बता चुका हूं। ठीक है, चलिए और कोई अगर चीज देखी जाए तो ये सारी चीज मैं बता चुका हूं। ऋग्वैदिक काल में दास प्रथा विद्यमान थी। गायों, रथों, घोड़ों, इनके साथ साथ दास दासियों को दान देने का उदाहरण भी प्राप्त होता है। ठीक है, तो जो यहां की सामाजिक व्यवस्था चल रही है, ये यहां पर एक लाइन और लिखें कि दास दासियों इनको देने की भी व्यवस्था थी, गिफ्ट में दास दासी दे दिए जाते। ठीक है, अब ये दास दासी कौन होते थे? ये वो व्यक्ति हुआ करते थे जो मैंने आपको बताए थे कि अगर जैसे एक कबीला है, कबीला ए, अब इस कबीले ने कबीला नंबर बी पर अटैक किया, युद्ध हुआ। अब युद्ध में ये कबीला बी हार गया, तो इस कबीले के कुछ लोग होंगे, या तो वो लोग मारे जाएंगे या वो लोग जीवित रह जाएंगे। अब जो ये जीवित लोग रहेंगे, इन लोगों को वो क्या करेंगे? ये ए वाले अपना दास बनाएंगे, और जब दास बनाएंगे तो या तो वो एक दूसरे को गिफ्ट दे देंगे कि चलो ये आपका काम कर लेगा, ये आपका काम कर लेगा। इस तरीके से दास कम्युनिटी का उदय हुआ, और ये दिखाई देता है। दास ऐसा नहीं है कि किसी को भी कह दिया। दास वहां पे वो व्यक्ति बनाए जा रहे हैं जो एक कबीला हार गया है, और जो कबीला जीत गया है वो आपस में उन लोगों को किसी ना किसी काम में लगा लें और अपनी इच्छा से उन लोगों को दूसरे को दे दें, तो दास कहें। क्लियर? आगे चलते हैं और चीजें जो कि हम देख सकते हैं अपने चैनल पर। आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि हमारा यूट्यूब चैनल विज्ञान धर्म IAS, इसमें आप ज्योग्राफी हमारे शरद सर पढ़ा रहे हैं, और ठीक है, तो यहां पे हिस्ट्री मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको। पॉलिटी आपको लक्ष्मी सर पढ़ाएंगे और इकोनॉमी आपको योगेश सर पढ़ाएंगे। तो यहां आपको इतनी स्लाइड्स में सब कुछ बताने का यही मकसद था कि ये जो पेज भरो अभियान टाइप का, ये जो आपके, मैं आपको बहुत शॉर्ट्स में दिखा सकता था, लेकिन ये भर दिया मैंने इसीलिए जिससे आपको एहसास हो जाए कि ये सब नहीं पढ़ना है। पढ़ना वही है जो आता है। सारे टीचर यही कर रहे हैं, मैं भी यही करता, तो क्या मतलब? यही नहीं करना है, बस वो करना है जो कि आपका सिलेक्शन कराने में मददगार हो। बस लास्ट में अब एक स्लाइड जोड़िए और उस पर लिखिए कि महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण शब्द जो कि यूज हुए हैं कहां पर? ऋग्वैदिक काल में। महत्वपूर्ण तथ्य, और इसके साथ एक पॉइंट लगाइए, शब्द। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है।
यूपीएससी यहीं से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट शब्द देगा। जितनी कहानी हमने पढ़ी वो एक बार भी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोल रहा हूं। वो इसलिए पढ़ाई जिससे कि आपको उसका बेस पता हो। अब जो पूछेगा वो पढ़ा रहा हूं सबसे एंड में। पूरी देखी आपने क्लास, लेकिन ये नहीं देखा तो मतलब फिर भूल जाइए। तो एक शब्द है ग्रामीणी। पहला शब्द लिखिए ग्रामीणी। अब ये कौन होता था? तो ये वो व्यक्ति होता था जो गांव का मुखिया होता। क्लियर? ग्राम का मुखिया। दूसरा लीजिए, दूसरा है आपका, ग्रामीणी लिख लिया, दूसरा लिखिए विषपति। विषपति, विषपति, विष का मुखिया। क्लियर? अगला लिखिए, अगला लिखिए उपाध्याय। उपाध्याय, उपाध्याय क्या होते थे? कि जो वेद पढ़ाते थे वो अध्यापक, वेद पढ़ाने वाले अध्यापक। आज की डेट में एक कम्युनिटी हो गई उपाध्याय, जो कि ब्राह्मण है, और ये कौन थे? जो वेद पढ़ाते, वो टीचर्स थे। क्लियर? अगला लिखिए, अगला है आपका सभा। क्या? सभा। और सभा क्या होती थी? कुलीन या जो बुजुर्ग लोग होते थे, जो आपके वृद्ध होते थे, वृद्धों का समूह। क्लियर? सभा हो गया आपके वृद्ध और जो कुलीन वर्ग हैं उनका समूह। फिर लिखिए समिति। समिति, साधारण लोगों का समूह। क्लियर? साधारण लोगों का समूह। फिर अगला पॉइंट लिखिए अश्म चक्र। अश्म चक्र। और ये क्या हुआ करता था? ये होता था आपका रहट की जो चरखी होती है, रहट देखा होगा आपने गांव वगैरह में, वो होता है रहट की चरखी। क्लियर? इतने लिख लिए हो तो फिर आगे वाले पेज पे चलें। आगे चलते हैं। अब आता है व्यापार कैसा हुआ करता था। व्यापार लिखें तो व्यापार पैसों में नहीं होता था, अदला बदली करके होता था। अदला बदली करके। क्लियर? इसके बाद लिखें एक राट। एक राट। अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये कई बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तो एकराट जो होता था वो होता था आपका सर्वोच्च शासक, सबसे बड़ा शासक। क्लियर? सर्वोच्च शासक। उसके बाद लिखिए, और ये कहां से पता चलता है? ये अथर्ववेद से पता चलता है। ठीक है? अथर्ववेद से पता चलता है। अब अगला पॉइंट लिखिए परीक्षित। आपने सुना होगा परीक्षित महाराज, जब यज्ञ वगैरह होते हैं तब आपने ये शब्द सुना होगा, आज की डेट में भी परीक्षित। तो ये कौन हुआ करते थे? ये होते थे उस वक्त पर मृत्यु लोक के देवता।
क्लियर? अब ये बड़ा आपको खतरनाक लग रहा होगा कि यार परीक्षित कहते हैं मृत्यु लोक के देवता हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर उसके बाद चलते हैं त्रिवर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से कई बार पूछा गया है कि ये त्रिवर्ग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं तो याद रखना है आपको कि त्रिवर्ग क्या है। तो इसमें लिखिए धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और आपका काम, ये त्रिवर्ग होता था। क्लियर? अगले पे चलते हैं। अगला है आपका पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ में कौन सी चीजें आती हैं तो ये बताना है आपको। और पुरुषार्थ में आते हैं आपकी चार चीजें, धर्म, अर्थ, काम, और एक और आता है धर्म, अर्थ, काम। ये तीनों कॉमन है। इसके अलावा एक चीज और आती है जो कि है मोक्ष। क्लियर? तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ऋग्वैदिक काल की हो चुकी हैं। वैदिक काल में कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होंगी वो मैं कल आपको जो क्वेश्चंस वगैरह होंगे उससे पहले बता दूंगा। बस आपको क्या काम करना है, आपको ये चीजें पढ़ के, ये चीजें रिवाइज करके, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं एक बार खुद से लगाने हैं। कल मैं उनको खुद सॉल्व करवाऊंगा। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से हमारी चीजों को सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा आप सभी के लिए दिल से चाहते हैं कि हम वो चीजें कंटेंट दे पाए जो कोई और नहीं दे पा रहा है, क्योंकि हम भी उसी चीज से निकल के आए हैं। हम लोगों ने वहां से चीजें देखी हैं, सीखी हैं, तब जाके हम आपके लिए कुछ काम करने के लिए सोचे हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, और सबसे बड़ी चीज, जो दोस्त हमसे अभी हाल फिलहाल में नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा वो हमें अपना प्यार दिखाएं कमेंट बॉक्स में जाकर कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो रिलेवेंट आपके लिए हो भी रहा है या नहीं, जिससे हम अगर जो कमियां रख रहे हैं या जो कमियां रह जा रही हैं, क्योंकि कोई भी टीचर अपने मन से कमियां रखता नहीं है, रह जाती हैं कभी कभी चीजें, हो सकता है, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो यहाँ पे बच्चे होते हैं उनसे मैं पूछ लेता हूँ क्या चीजें हैं क्या नहीं, तो जो आप वहां पर दिखाई दे रहे हैं जहां तक मेरी क्लास जा रही है, तो वो अगर कुछ मेरे को एडवाइस देना चाहें, एकदम ओपन मार्केट है, सीधे आप, ओपन प्लेटफॉर्म खुला हुआ है आपके लिए, सीधे आप मुझे बताएं कि क्या चीजें और बेहतर कर सकता हूं मैं आपके लिए। लेकिन मैं अपनी तरफ से इंश्योर करूंगा आपको कि मेरी तरफ से आप एकदम फ्री हैंडेड है, आप कुछ भी मुझे बता सकते हैं कि क्या कमी रह रही है, मैं उसको स्वीकार करूंगा और उस पर इंप्लीमेंट करूंगा काम पे, उसे बेहतर बनाने के लिए। ठीक है? तो घर पे रह गए, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।